तो ये सूत्र है राशि तुल्य नवमांश। ये राशि तुल्य नवमांश कैसे हम देखते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। आप अपनी लगन कुंडली सामने रखें और अपनी नवमांश कुंडली को सामने रखें। जो भी ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है उसको D1 चार्ट में वैसे के वैसे बिठा दें। कैसे? सपोज करो, मैं कर्क लगन का उदाहरण बार बार इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको कहीं माइंड डाइवर्ट इधर उधर ना हो। कि मान लो कर्क लगन की कुंडली है और हम उसका सूर्य देख रहे हैं। सूर्य पर फोकस करो। मानो कि सूरज 10th भाव में बैठा है। तो 10th भाव में सूर्य क्या होगा? उच्च का हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि में जाएगा। और नवमांश कुंडली में वही सूरज मकर राशि में आ जाए। नवमांश कुंडली में सूरज मकर राशि में आ जाए। अब आप जब राशि तुल्य नवमांश कुंडली बनाएंगे, जो नवमांश कुंडली में सूरज मकर राशि में बैठा है उसको उठा करके लगन चार्ट में मकर राशि देखनी है, कहां पर फॉल कर रही है, कौन से हाउस में जा रही है, बताइए। सप्तम। सप्तम सेवेंथ में। हाउस पर। सेवेंथ हाउस। 7th हाउस में मकर राशि है तो आप सूरज को सप्तम भाव यानी मकर राशि में ही बिठा दीजिए। समझ में आया? नवमांश का मकर का सूर्य उठाया और उसको लगन में जहां पर मकर राशि फॉल करती है वहां पर बिठा दिया। इसका मतलब ये है, ये सूत्र कहता है कि जब सूरज की दशा आएगी तो कर्क लगन के हिसाब से तो वो धनेश भी है, 2nd हाउस का स्वामी है, वो मार्केश भी है क्योंकि वो 2nd हाउस का स्वामी है। तो कहता है भैया देखो, वो धन का परिणाम देगा, वो अपने मार्केश होने का परिणाम देगा, और कुंडली में 10th भाव में बैठा है तो 10th भाव के परिणाम देगा, पर साथ में ये 7th भाव के परिणाम भी देगा। अक्सर जब ऐसी घटना घटती है तो कई बार तीर तुक्का ज्योतिषी का सही लग जाता है। वो कहता है जी देखना मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा है, हमारे आपस में अनबन हो रही है, सूर्य की दशा चल रही है। अब सूरज तो बैठा है 10th भाव में, अब सूरज की तो दृष्टि भी उधर नहीं आ रही है 7th पर। कोई दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भाई पति पत्नी का झगड़ा क्यों हो रहा है? या पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, अब और भी समस्या हो गई। शुक्र की दशा भी नहीं चल रही, और कुदरती कुंडली में मान लो शुक्र अच्छा बैठा हो, फिर तो समस्या और बढ़ जाएगी कि यार ये क्या हो गया। जब से सूरज की महादशा आई है पत्नी के और पति के आपस में विचार नहीं मिल रहे, दोनों तलाक की बातें करने लग रहे हैं। शुक्र भी अच्छा है, सूरज का कोई संबंध सप्तम से नहीं बन रहा है, और समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। तो राशि तुल्य नवमांश आपको जो रहस्य छुपा हुआ है, जो नहीं समझ में आ रहा था, वो एकदम से खोल देगा। अब इसको आप बीमारी पे ले लो। विवाह पे इसलिए लिया मैंने, विवाह एकदम सबको समझ में आता है। 7th भाव से हम यूरिनरी प्रॉब्लम देखते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफें देते हैं। अब आप कहेंगे जी डाइजेशन की बात तो 6th भाव में भी होती है, डाइजेशन की बात तो पंचम में भी होती है, उसमें भी बारीक बारीक अंतर होता है। 7th भाव अगर डिस्टर्ब होगा, 7th भाव डिस्टर्ब होगा
तो वो व्यक्ति अपनी गलतियों से डाइजेशन को खराब करेगा। छठा भाव जब खराब होगा तो बेचारा, उसका कोई लेना देना नहीं है। बाय बर्थ उसके डाइजेस्टिव ऑर्गन थोड़े वीक होंगे। उसका हो सकता है लीवर वीक हो, उसका पेनक्रियाज वीक हो सकती है, गॉल ब्लैडर में किडनी स्टोन डेवलप हो सकता है। वो सब समस्याएं उसकी, वो बेचारे की पीछे से आया लेके आया है। इस जन्म में उसने कुछ ऐसा नहीं किया। पर सप्तम भाव में अगर गड़बड़ है तो अपनी गलतियों से अपने डाइजेशन वाले मामले को गड़बड़ करेगा। डॉक्टर जब भी कहेगा, अरे यार तू क्यों उल्टा सीधा खाता है, तुझे कितनी बार समझाया है, क्या करूं डॉक्टर साहब, बस दो ही तो चिप्स लिए थे, दो चिप्स में इतना पंगा। ऐसा तो ना करो डॉक्टर साहब। अब वो नहीं बताएगा कि मैं आधा पैकेट खा के आया हूं, मैं पूरा पैकेट खा के आया हूं और मैं पिछले 7 दिन से खा रहा हूं। वो ये भी नहीं बताएगा, बस कहेगा दो ही तो चिप्स लिए थे। अपने ही गलतियों से वो चीजों को गड़बड़ करेगा। सेवंथ हाउस से संबंध जब भी पाप ग्रह का होगा, सूरज का हो जाए, मंगल का हो जाए, ध्यान रखना, सूरज का हो जाए, मंगल का हो जाए, शनि का हो जाए, राहु का हो जाए, केतु का हो जाए, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ेंगे। बट वो आपके द्वारा क्रिएटेड है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो लगन को देखते हैं सारे के सारे। कहा देख रहे हैं? लगन को देख रहे हैं सप्तम में बैठ के, यानी खोपड़ी पर पूरा पूरा असर है। इसलिए गलती कर रहे हो आप, इसलिए आप गलती कर रहे हो। तो बीमारी ऐसे भी आती है। राशि तुल्य नवांश को लगा करके आप बहुत तरह की सटीकता ले सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम मानते हैं कि भाई पहले भाव में अगर बुध आ जाए तो बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो दिग्बली है। पर अकेला बुध कोई फायदा नहीं देता, ये ध्यान रखना। अकेला बुध होगा तो कमजोर की तरह ही बिहेव करेगा। तो दिग्बली हो गया। अब नवमांश कुंडली में देखें, कर्क लगन का ही उदाहरण चल रहा है, तो वहां कर्क राशि में है बुध। अब वो ही बुध नवमांश कुंडली के मीन राशि में है। नवमांश कुंडली के मीन राशि में, तो राशि तुल्य नवमांश बनाएंगे तो बुध कौन से हाउस में आएगा? 9th। 9th हाउस। नाइन्थ हाउस। इसका मतलब आप लोग अच्छे से राशि तुल्य नवमांश बनाना सीख गए। जब भी बुद्ध की महादशा अंतरदशा उसके जीवन में आएगी, अगर कर्क लगन के हिसाब से देखेंगे तो ये तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी है। तो आदमी को रिजल्ट कहाँ का आना चाहिए? तीसरे भाव का आना चाहिए, 12वें भाव का आना चाहिए और पहले भाव का आना चाहिए। या जो भी ग्रह उसके साथ बैठेगा वो भी एक्टिव हो जाएगा, उसका भी परिणाम आ सकता है। पर जब आप राशि तुल्य नवमांश करेंगे तो पता चला बुध तो भाग्य में विघ्न पैदा कर रहा है। क्योंकि बुध का रोल ही है कि वो रोल उसका अच्छा नहीं है, तो पता चला वो तो भाग्य में अवरोध पैदा कर रहा है। नाइन्थ हाउस प्रमोशन का भाव है, उस बंदे की प्रमोशन ड्यू है। अचानक से बुध लगता है और उसकी प्रमोशन कैंसिल हो जाती है, वो बड़ा परेशान। तो जो ये मेलेफिक प्लेनेट हो जाते हैं ना, जो लगन के अनुसार, तो जो उससे उसमें तुक्का मार दे तो क्या करे, 12वें भाव की दशा चल रही है, नौकरी बच जाए वही बहुत है, तेरे को प्रमोशन की पड़ी है। बट समझ में उसको भी नहीं आता ये प्रमोशन क्यों रुकी। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन करा सकता है, खर्चा ज्यादा करवा सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, दवाइयों पे खर्चा करवा सकता है, डॉक्टरों के पास खर्चा करवा सकता है। बस उसका प्रमोशन से कोई लेना देना लिंक नहीं बन रहा। दिमाग पर असर कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है,
बट नाइन्थ की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। तो ये कार्य राशि तुल्य नवांश बहुत अच्छे से करता है। कर्क लगन की कुंडली हो और नवमांश कुंडली में राहु कर्क राशि में बैठा हो। देखो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। नवमांश कुंडली में राहु कर्क राशि में बैठा हो तो राशि तुल्य नवमांश बनाएंगे तो राहु का असर कहाँ आएगा? लगन पे। फर्स्ट भाव पे। फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस में। और राहु की दशा चल जाए, राहु की दशा चल जाए, सारा असर खोपड़ी पर आ रहा है। सारा असर खोपड़ी पे आ रहा है उसको। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये राहु के रिजल्ट दिमाग पर कैसे आ रहे हैं। अब एक और सूत्र। अभी तक तो आपको वर्गोत्तम ग्रह का सूत्र दिया, राशि तुल्य नवमांश का सूत्र दिया, तीसरा सूत्र शाबाश। आपके कुंडली के हर ग्रह को चेक करो कि वो सर्वाष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदुओं के साथ बैठा है कि कम बिंदुओं के साथ बैठा है। जो ग्रह योगाकारी है आपकी कुंडली का, समझना फिर से, जो ग्रह योगाकारी है, बेशक वो उच्च का नहीं है, बेशक वो स्वग्रही भी नहीं है, बेशक वो अपनी मित्र राशि में भी नहीं बैठा, पर वो योगाकारी है। बेशक वो कुंडली के छठे भाव में बैठा है, आठवें में बैठा है, 12वें में बैठा है। फिर से कह रहा हूं, वो केवल योगाकारी है। और पर बिंदु उसको 30 से ज्यादा मिल रहे हैं। वो ग्रह अपना अच्छा प्रदर्शन जीवन में कभी ना कभी जरूर करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कर्क लगन का एग्जाम्पल। कर्क लगन में 3 ग्रह योगाकारी कहलाते, चंद्रमा, मंगल और गुरु। अब हम मंगल को लेते हैं। अब मंगल बैठ जाए 12वें भाव में तो भाई ये बात तो अच्छी नहीं हुई। कर्क लगन में मंगल बैठ गया 12वें भाव में, ऊपर से मिथुन का मंगल, नीचा विलासी मंगल। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? बेसिक दिमाग लगाते हैं तो रिजल्ट ये आना चाहिए, उसको बेचारे को मकान मिलना मुश्किल हो जाएगा, उसको जमीन का प्रॉपर्टी का सुख मिलना कम मुश्किल हो जाएगा, हर एक से डरेगा, दबेगा। मंगल जितना कमजोर होगा, फाइट करने की कैपेसिटी उतनी कम होगी। पर वहां पर 33 बिंदु आ जाए 12वें भाव में तो आप देखेंगे कि एक नहीं कई घर हो जाएंगे। एक नहीं कई घर हो सकते हैं उस व्यक्ति के। मंगल महायुगाकारी ग्रह। अच्छा चलो, कर्क लगन, लगन का स्वामी चंद्रमा और योगाकारी ग्रह भी है, 12वें में बिठा दिया हमने। 30 बिंदु आ गए, 31 बिंदु हैं, 32 बिंदु हैं। आप कहेंगे बंदा तो यार कंपनी का सीईओ बना घूम रहा है, ये तो बड़ा अच्छा रेंज। हम कहते थे लग्नेश 12वां बैठता है तो यार आदमी जो है के फैसलों का भरोसा नहीं, उल्टे सीधे फैसले ले लेता है ये आदमी जो है अपने आप को खुद खड्डे में डाल लेता है, आ बैल मुझे मारने वाले काम करता है। सारा सीन चेंज, सारा सीन चेंज हो गया। क्योंकि ग्रह जो बैठा है वो सर बहुत ज्यादा बिंदुओं के साथ बैठा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कर्क लगन में अगर लग्नेश 12वां बैठ गया, यानी कि 12वें भाव में बैठ गया, तो कि चंद्रमा के 12वें भाव में जाने का कोई दुष्परिणाम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पर जो लग्नेश का 12वें जाने पर जो दुष्परिणाम जितने बताए गए थे, उन परिणामों में बहुत भारी कमी आ जाएगी। कुछ प्रोमिनेंट परिणाम मिलेंगे। क्या परिणाम मिलेंगे? हो सकता है उसको नींद की समस्या हो, उसको हो सकता है ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकता है उसको कल्पनाओं में जीने की आदत हो सकता है बहुत बढ़िया ड्रीमर हो वो, ऐसा हो सकता है। बट
उन सब साइड इफेक्ट के बावजूद उसकी लाइफ पर कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट उसके लाइफ में ऊपर बढ़ने के मामले में कहीं आड़े नहीं आएगा। मेरे पास एक चार्ट है, 12 से 13 साल हो गए उन लोगों को मेरे साथ, मतलब बड़े अच्छे पारिवारिक टाइप रिश्ते हो गए। कुछ क्लाइंट बहुत लंबे समय तक जब चलते हैं तो बड़े अच्छे संबंध हो जाते हैं, और वो हमें हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, हर फीलिंग बड़े आराम से व्यक्त करते हैं। उनका लग्नेश 12वें में बैठा है, अमेजन कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे है, कई कंट्री का हेड है। लग्नेश 12वां बैठा है, मेष लग्न है। और विदेश तो ऐसे जाते हैं कि वह पूछो मत, पूरी चीज को बदल के रख देता है। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत वर्कोलिक है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, बड़ा फोकस्ड है। यानी कि जो हमारा बेसिक फार्मूला था कि लग्नेश अगर 6ठे में जाएगा, 8वें में जाएगा, 12वें में जाएगा तो इसको अच्छा नहीं माना गया था, पर यहां पर चीज चेंज हो सकती है। तो ग्रह जो भी नवांश में अच्छा लग रहा है उसको जरूर चेक करें, नवांश में जो भी ग्रह खराब लग रहा है उसको भी चेक करें। सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट बड़ा ट्विस्ट आपको दे सकता है। ठीक है।